अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक। तो इसमें आज हम लोग ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी पिछले क्लासेस में जो है ऑलरेडी पार्ट 6 क्लासेस जो है यानी 6 व्याकरण क्लासेस कर चुका हूँ, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोग अव्ययगळु सीख रहे थे। अव्ययगळु यानी इनडिक्लिनेबल वर्ड्स, जो कि उन्होंने अपना फॉर्म जो है कभी भी चेंज नहीं करते थे, नेवर चेंज देयर फॉर्म। तो उसके बारे में और उसके जो है बहुत सारे किस्म हैं, तो उसको जान ले जाते थे। तो उसी तरह हम लोग लास्ट क्लास में भावसूचक अव्यय, जो कि अव्यय का एक किस्म है, भावसूचक अव्यय कर को, तो इंटरजेक्शन के बारे में हम लोग सीखे पिछले क्लास में। तो आज उसी अव्यय का आगे वाला जो किस्म है उसके बारे में आज पार्ट 7 यानी 7th ग्रामर क्लास में यानी व्याकरण क्लास में सीखेंगे। तो आज के अव्यय में अगला किस्म है क्रियार्थक अव्यय। तो बोर्ड में देख सकते हैं क्रियार्थक अव्ययगळु करको है। ये पेज नंबर तुमना 56 पुटದ संख्या 56 यानी पेज नंबर 56 में तुमना ये मिल जाता है, इसका डेफिनेशन और टर्म्स सभी। तो तुम्हें ओपन कर ले सकते हैं अपनी किताब में भी। तो स्क्रीन में मैं टेक्स्ट बुक का पेज जो है दिखा रहा हूँ। तो पार्ट 1 भाग 1 पठ्य पुस्तक का अव्ययगळु का अगला किस्म है क्रियार्थक अव्ययगळु। तो उसको जानेंगे। तो क्रियार्थक अव्ययगळु का तो क्या है, तो यहाँ बोल रही से क्रिया कर को आ रहा वर्ड, क्रिया कर को कभी भी आया तो उन्हें एक एक्शन को बता रहा है यानी वर्ब के फॉर्म को। क्रिया का तो एक वर्ब यानी वर्ब के फॉर्म को, जो वर्ड है उसके इंस्टेड ऑफ हमें जो वर्ड अल्फाज इस्तेमाल करती, तो उस तरह के अल्फाज को क्रियार्थक अव्यय बोलती। सो क्रिया का तो यहाँ एक्शन या वर्ब को बना रहा है, अर्थ का तो मीनिंग यानी एक्शन को बताने वाले, माने रखने वाले उस तरह के अल्फाज यानी एक्शन जो वर्क हो रहा कर को बता रही। ओके, तो उस तरह के अल्फाज वाले अव्यय जो हैं उनको क्रियार्थक अव्यय कर को बोलती। तो क्रियार्थक अव्यय वर्ब का जो फॉर्म वाले अव्यय के वर्ड्स, अव्यय का तो उनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी सूरत में, उसमें एक्शन वाले अव्यय यानी वर्क हो रहा कर को बताती हैं वैसे सारे अल्फाज, लेकिन उन्होंने अव्यय वाले अल्फाज वैसे के बारे में अब हमें जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो क्रियार्थक अव्यय का तो क्या, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ अव्ययगळु ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्रियार्थक अव्यय का तो क्रियापदದ यानी एक्शन वर्ड, एक वर्ब वाला वर्ड, एक एक्शन वाला वर्ड। ओके, एक काम हो रहा कर को बताने वाला अल्फाज, एक वर्क, एक वर्ब वाला वर्ड, उस अल्फाज के जगह में रखो, स्थानदल्लिದ್ದು एक एक्शन वाले वर्ड की जगह उन्हें लेको वाक्यದ यानी एक सेंटेंस का, एक जुमले का अर्थವನ್ನು माने को पूर्णಗೊಳಿಸುವ कंप्लीट करने वाले अव्ययಗಳನ್ನು, उस तरह के अव्यय को क्रियार्थक अव्ययगळु, क्रियार्थक वाला अव्यय ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಕೊ बुलाती। सो क्रियार्थक अव्यय का तो एक क्रियापद के जगह में रखो यानी एक्शन वर्ड के जगह में रखो, एक सेंटेंस के माने को कंप्लीट करने वाले अव्यय को क्रियार्थक अव्यय आकर को बुलाया जाता है। तो मिसाल के तौर पर इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आती हैं, तो क्रियार्थक अव्यय में उदाहरण एग्जाम्पल अहुदु, साकु, अल्लाह, हौदु, बेड़ा, उंटू इत्यादि वगैरह वगैरह, ये तमाम अल्फाजान जो है क्रियार्थक अव्यय में आती। सो अहुदु, अहुदु का तो यस करको, साकु बस इनफ, अल्लाह नवे, हौदु यस, बेड़ा डोंट, उंटू इट इज़ देर वो है, ये है इट इज़ देर, इत्यादि का तो वगैरह वगैरह, तो उसको बोलते हैं इत्यादि, इंग्लिश में एक्सेट्रा बोलते हैं, नहीं उस तरह वगैरह वगैरह। ये कोई अल्फाज नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्ड्स दी उदाहरण मिसाल में, तो ये तमाम वर्ड्स आती। तो समझ में है ना, क्रियार्थक अव्यय का तो क्रिया अगर को हैंड बोल रहे हैं एक्शन, इस तरह के माने देने वाले अव्यय के अल्फाज जो कि उनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता। तो डेफिनेशन में क्या बोल रही है, यानी एक एक्शन वर्ड के या वो वर्ड के जगह लेको ने एक सेंटेंस का माने को जो कंप्लीट करने वाले अव्यय के जो अल्फाज हैं या वर्ड्स हैं उनको क्रियार्थक अव्यय आकर को बोलती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल अहुदु
ಸಾಕು, ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಬೇಡ, ಉಂಟು इत्यादि वगैरह। इन्हों पूरे एक्शन के जगह को इन्हों ले रही। अहुदू यस, साकू एनफ बस, तो एक एक्शन हो रहा है तो उसकी जगह लेको इन्हों वर्ड्स बोल रही। सो अल्लाह नवे, हौदू यस, बेड़ा, डोंट, उंटू इट्स देर, वो है। तो इस तरह से वर्ड्स को जो है क्रियार्थक अव्यय बोलती। तो ये वर्ड्स तुमने याद रखना, तो तुमने एनालॉजी में या फिर एमसीक्यू में वगैरह में इसके बारे में सवाल पूछ सकती हैं, क्रियार्थक अव्यय के वर्ड्स कौन से आती हैं। तो अव्यय में अब अगला किस्म जो है जानेंगे। तो अगला किस्म है अव्ययगळु में संबंधार्थक अव्ययगळु। सो अगला किस्म है संबंधार्थक अव्ययगळु। क्या ये संबंधार्थक अव्ययगळु, तो इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलते हैं, कंजंक्शन करके तुम्हें पढ़ी नहीं, तो सिमिलर थोड़ा उसी तरह से रहता है, कंजंक्शन के वर्ड्स जो आती हैं उस तरह से। तो कन्नड़ा में अब हमें जानेंगे संबंधार्थक अव्यय कंजंक्शन का तो क्या अगर। तो डेफिनेशन सबसे पहले, ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹಲವು ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ पदगले संबंधार्थक अव्ययगळु। तो संबंधार्थक अव्ययगळु का तो क्या कर को बोल रही, यानी एक वर्ड को, एक सेंटेंस को या फिर कौन से भी ग्रुप ऑफ वर्ड को उन्हें जो जॉइन कराता यानी आपस में जोड़ता, उस तरह के अल्फाज को जो है हमें संबंधार्थक अव्यय बोलती हैं। तो डेफिनेशन में बोल रही, ಎರಡು दो ಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ, किसी भी दो अल्फाज होंगे, ಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ अल्फाज होंगे या वर्ड्स होंगे, दो अल्फाज होंगे, या फिर हलವು बहुत पद समुच्चयಗಳನ್ನಾಗಲಿ, वर्ड्स के ग्रुप रंदे, अल्फाज के ग्रुप रंदे, किसी भी दो अल्फाज रंदे या बहुत सारे अल्फाज के ग्रुप रंदे, या फिर वाक्यಗಳನ್ನಾಗಲಿ या फिर जुमला रंदे, बहुत सारे सेंटेंस रंदे, उस टाइम में जोड़िसुवंತ, आपस में एक दूसरे को जोड़ने वाले अथवा संबंधಗೊಳಿಸುವಂತಹ या फिर रिलेटेबल, ताल्लुक कायम करने वाले, रिलेटेबल वर्ड्स को या ताल्लुक कायम करने वाले वर्ड्स को संबंधार्थक अव्ययगळु, संबंधार्थक अव्यय बोलती हैं। यानी संबंधार्थक अव्यय तो कंजंक्शन कर को इंग्लिश में बोला, तो कन्नड़ा में बोल रही किसी भी दो अल्फाज होंगे या फिर बहुत सारे अल्फाज का ग्रुप होंगे या किसी भी सेंटेंस को होंगे, उनको आपस में जोड़ता, एक दूसरे से कनेक्ट करता है या आप एक दूसरे से रिलेटेबल यानी ताल्लुक कायम करता है। तो उस तरह के जो अल्फाज बीच में यूज़ करती तो उन वर्ड्स को संबंधार्थक अव्यय कर को बोलती, यानी कंजंक्शन वर्ड्स कर को बोलती। तो मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में कौन से आती, मत्तु, अथवा, ಆದ್ದರಿಂದ, अल्लदे इत्यादि। तो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, मत्तु अथवा ಆದ್ದರಿಂದ है, यहाँ पे दो हुर्फा भी, ये आया तो भी संबंधार्थक अव्यय, तो ये याद रखना तुम्हें, या फिर आया तो भी उन्हें संबंधार्थक अव्यय में आता है। उसके अलावा अल्लदे इन्हें आया तो भी संबंधार्थक अव्यय। तो उदाहरण है, मिसाल के तौर पर बोल रहे, मत्तु का तो अंड, ही एंड हिज ब्रदर करको बोलती है, एक दूसरे कनेक्ट कर रहा है, ही एंड हिज ब्रदर, उन्हें उसका भाई है नहीं, तो इंग्लिश में एंड यूज़ करती है। उसी तरह मत्तु, ಅವನು ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ರಮೇಶ, ರಾಮ್ और रमेश, राम एंड रमेश, ರಾಮ ಮತ್ತು रमेश ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು, राम एंड रमेश वेंट टू द जंगल। तो उसी को कन्नड़ा में रामा ಮತ್ತು रमेश ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು, यानी रामा और रमेश को आपस में जोड़ रहा है। उसमें अल्फाज कौन सा यूज़ करें, हमें मत्तु यूज़ करें, एंड, अथवा और, या फिर कर को, ಆದ್ದರಿಂದ, बिकॉज, ಆದ್ದರಿಂದ बिकॉज ऑफ, ये लेटर्स भी आए तो भी वो संबंधार्थक। अल्लदे वो ना होते, अल्लदे वो ना होते, नॉट इटसेल्फ वो ना होते कर को। तो इस तरह के अल्फाज आए तो उन्होंने संबंधार्थक अव्यय आती। इन्हों एक किसी भी दो अल्फाज होंगे, कभी कभी एक ग्रुप ऑफ अल्फाज कर होंगे, या फिर कभी सेंटेंस को एक दूसरे के सेंटेंस के साथ जो है आपस में जोड़ने वाले, या फिर जो है जो ताल्लुक़ कायम करने वाले जो वर्ड्स जो इस्तेमाल होती हैं, उस तरह के वर्ड्स के अव्यय को बोलती संबंधार्थक अव्यय। तो उसमें कौन से मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में आती, मत्तु, एंड, अथवा और, ಆದ್ದರಿಂದ, बिकॉज, अल्लदे वो ना होते इत्यादि का तो वगैरह। तो ये आए तो संबंधार्थक अव्यय।
तो इसमें यहाँ दिखा रही एक मिसाल के तौर पर पदा आया तो कैसा कैसा आ सकता है करको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रही। जैसे हम बोले नहीं कौन से भी पदगळन्नागली करको वो बोल रहे हैं यहाँ पे पदगळ जोड़ने, यानी यहाँ पे वर्ड ऑर्डर, वर्ड्स का अरेंजमेंट, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है यानी अल्फाज की तरतीब वो टाइम में। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर रामनु लक्ष्मणनु सीतेयु काडिगे ಹೊರಟರು। पदगळ जोड़ने यानी वर्ड्स ऑर्डर या फिर अल्फाजों की तरतीब हो रही है, वर्ड अरेंजमेंट। यहाँ देख सकती रामनु रामा भी, लक्ष्मणनु लक्ष्मणा भी, सीतेयु और सीते भी काडिगे ಹೊರಟರು जंगल गए। राम भी लक्ष्मणा भी और सीते भी ऊ तो यहाँ राम भी लक्ष्मणा भी ऊ लक्ष्मणनु सीतेयु तो सीते भी जंगल गए काडिगे ಹೊರಟರು। तो ऊ आया यहाँ पे रामनु तो यहाँ ऊ आया, तो यहाँ पे देखो संबंधार्थक अव्यय में ऊ है, इसमें भी ऊ है, यानी वर्ड ऑर्डर को जोड़ रहा है, यानी अल्फाजों को पदगळन्नागली दो से ज़्यादा अल्फाज है इनको जोड़ रहा आपस में है नी। तो इस तरह के जो लेटर्स ऊ आया तो भी उन्हें संबंधार्थक अव्यय में आता है। नेक्स्ट पद समुच्चय जोड़ने, यानी वर्ड का ग्रुपिंग होता है ना उसके मिसाल में बोल रही, वर्ड का जो ग्रुपिंग होता है उनको बोल रही पद समुच्चय जोड़ने। यहाँ पे मिसाल देखो देखो ಅವನು ಬರುವುದು ಬೇಡ आ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದು ಬೇಡ, यानी यहाँ बोल रही वर्ड ग्रुपिंग में ಅವನು उन्हें, ಬರುವುದು आने का भी, नक्को ಬೇಡ उन्हें आने का भी नक्को, आ ಕೆಲಸ वो काम, ಆಗುವುದು ಬೇಡ होने का भी नक्को, उन्हें आने का भी नक्को वो काम होने का भी नक्को। ಅವನು ಬರುವುದು ಬೇಡ आ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದು ಬೇಡ। तो यहाँ पर भी देख सकती हूँ ऊ वर्ड जो है तो यहाँ पे ग्रुपिंग करा, वर्ड को ग्रुपिंग के टाइम में भी जो है आपस में अल्फाज को जोड़ने या ताल्लुक़ कायम करने के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी तरह वाक्यगळ जोड़ने, वाक्यगळ जोड़ने यानी सेंटेंस को जब आपस में जोड़ती वो वाक्यगळ जोड़ने का, तो जब सेंटेंस को अरेंजमेंट होता तब। जैसे कि सेंटेंस अरेंजमेंट देखो ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು उन्हें ಬರಲಿಲ್ಲ आयानी ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए बिकॉज ऑफ नानू ಬರಲಿಲ್ಲ मैं भी आया नहीं, उन्हें भी आया नहीं इसलिए मैं भी नहीं आया। ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ नानू ಬರಲಿಲ್ಲ, तो ಆದ್ದರಿಂದ ही ऑलरेडी मिसाल में बता की ना, तो ऊ और आदरिंदा के मिसाल के सेंटेंस हैं बना के दिखा रही। सो किस तरह से ऊ और आदरिंदा इस्तेमाल होती है संबंधार्थक अव्यय में, यानी आपस में वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने घर को। हाल ये दो का एग्जाम्पल दी, तो इनमें और क्या मत्तु और अथवा है तो किस तरह से आ सकता है, जैसा मैं ऑलरेडी बोलिया। देखो यहाँ रामनु मत्तु लक्ष्मणनु, रामनु मत्तु लक्ष्मणनु काडिगे होदरू, मत्तु आया कि सेंटेंस में, यानी राम और लक्ष्मण को आपस में जोड़ रहा दो वर्ड्स को। तो वो ना बोल रहे आपस में जोड़ना या फिर जो है रिलेटेबल रहना या फिर ताल्लुक़ कायम करना, उस तरह के वर्ड्स को जो है यहाँ पे मत्तु यूज होगा। रामनु मत्तु लक्ष्मणनु काडिगे ಹೊರಟರು, राम और लक्ष्मण भी जंगल गए काडिगे ಹೊರಟರು। रामनु राम मत्तु और लक्ष्मणनु लक्ष्मण भी काडिगे ಹೊರಟರು जंगल गए। तो मत्तु का किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो यहाँ नहीं देखो ही मैं वो बना को तुमने मिसाल के तौर पर समझाया किस तरह से आपस में वर्ड्स को जोड़ रहा है इन्हें, यानी ताल्लुक़ कायम कर रहा आपस में। उस तरह के अल्फाज यानी आपस में जोड़ने वाले वर्ड्स या ताल्लुक़ कायम करने वाले वर्ड्स को जो है संबंधार्थक अव्यय जो कि कंजंक्शन कर को इंग्लिश में बोलती। उसी तरह अथवा, अथवा क्या यूज़ करती, नानु अथवा ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವೆವು। यहाँ बोल रही नानु अथवा, अथवा वर्ड है नहीं
ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯ में रिलेटेबल वर्ड्स में है नहीं। ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವೆವು, ನಾನು मी मैं अथवा या फिर मैं या फिर ನನ್ನ ತಂಗಿ मेरी बहन, मैं या फिर मेरी बहन छोटी बहन ತಂಗಿ हाडन्नु गाने को गाएंगे, हाडुवेवु। मैं या फिर मेरी बहन दोनों में कौन तो भी एक जने गाना गाती, या मैं या फिर मेरी बहन बोले, नानु अथवा नन्ना तंगी। तो अथवा इस्तेमाल होगा नहीं, किस तरह से आपस में दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो इस तरह के अल्फाज जो कि आपस में एक वर्ड्स को या वर्ड्स के ग्रुप को या फिर सेंटेंस को या जुमले को आपस में जोड़ते हो, जो इस्तेमाल होती उस तरह के अल्फाज जो वर्ड्स हैं उनको संबंधार्थक अव्यय बोलती। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलती, कंजंक्शन करको बोलती। नेक्स्ट इसके बाद बोल रही ಕೃದಂತಾವ್ಯಯ ಮತ್ತು ತದ್ದಿತಾಂತವ್ಯಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೃದಂತ ಮತ್ತು ತದ್ದಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ। क्या बोल रही और भी अव्यय हैं जैसे कि कृदंताव्यय ಮತ್ತು तद्दितांत अव्यय करको है। तो कृदंताव्यय और तद्दितांत अव्यय करको है, इसका डिटेल्स को इसके बारे में हमें कृदंता नाम का और तद्दित प्रकरण करको आता है। ओके, कृदंता और तद्दित प्रकरण करको आता है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के दौरान विवरणीय संदर्भದಲ್ಲಿ हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ತಿಳಿಯೋಣ। यानी इसमें क्या बोल रही, कृदंताव्यय और तद्दितांत अव्यय करने का भी किस्म है अव्यय में, लेकिन इसके बारे में हमें जब कृदंत और तद्दित प्रकरण होता है वो दौरान जो है हम लोग उसके बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो आगे अव्यय में जो किस्म है उसके बारे में जानेंगे। तो आगे अव्यय में दूसरा किस्म है अवधारणार्थकाव्यय। अवधारणार्थकाव्यय, अवधारणा अव्यय, अवधारणार्थक अव्यय, दो भी एक ही है। तो मतलब यहाँ एम्फेटिक सफिक्स करको बोलते हैं इंग्लिश में। एम्फेटिक इंग्लिश में इसको अवधारणार्थक अव्यय को एम्फेटिक सफिक्स करको बोलती हैं। क्या वैसा का, तो अब हमें जानेंगे। यानी अवधारणार्थक अव्यय या फिर एम्फेटिक सफिक्स का तो डेफिनेशन के साथ हमें समझेंगे। ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पे बोल रही कि अवधारणार्थक अव्यय या फिर एम्फेटिक सफिक्स को तो ಒಂದು एक निश्चयार्थदಲ್ಲಿರುವ एग्जैक्ट माने में रहने वाला, एक एग्जैक्ट माने में रहने वाला जो अव्यय का वर्ड्स है, अव्यय का जो अल्फाज है, यानी एक एग्जैक्ट माना देने वाला जो अव्यय का जो अल्फाज है, तो उसको अवधारणार्थक अव्यय, उसको अवधारणार्थक अव्यय ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, इस तरह से बुलाते हैं। यानी अवधारणार्थक अव्यय का तो एक निश्चय तौर पर, एक एग्जैक्टली तौर पर जो है अव्यय जो रहता है, एग्जैक्ट जो माना देने वाला, सही से जो एग्जैक्ट इनेच्छ करको बोलना, कन्फर्म से बोलना, उस तरह से माना देने वाले जो अव्यय के अल्फाज ही उनको अवधारणार्थक अव्यय बोलती। का तो इनेच्छ करको बोलती नहीं, को कन्फर्म हमें कौन मारा उनेच्छ, कौन गाया इनेच्छ। ओके, तो हमें ऐसा पर्टिकुलर बोलती इनेच ऐसा करको आइडेंटिफाई करती नहीं। तो उस तरह के जो अल्फाज आती हैं, यानी एग्जैक्ट इनोच्छ करको जो माना देने वाले जो अव्यय के अल्फाज ही, तो उनको अवधारणार्थक अव्यय करको बुलाती हैं। और आगे बोल रही हलवु, यानी बहुत सारे चीज़ों में, वस्तुಗಳಲ್ಲಿ बहुत सारे चीज़ों में ಒಂದನ್ನು किसी एक को निश्चयವಾಗಿ एग्जैक्टली निश्चित तौर पर ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, बोलने के दौरान ಈ ಅವ್ಯಯವನ್ನು, इस अव्यय के अल्फाज को जो है ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। इस अव्यय का जो अल्फाज है अवधारणार्थक अव्यय को इस्तेमाल किया जाता है। तो अवधारणार्थक अव्यय का तो क्या और इसका कब इस्तेमाल होता है अगर को बोल रहे हैं। तो अवधारणार्थक अव्यय का तो एक निश्चय तौर पर, एग्जैक्ट तौर पर जो है माना देने वाले जो अल्फाज उनेच्छ करको बोलता ना, उस तरह के अल्फाज को अवधारणार्थक अव्यय बोलती। तो इनका कब इस्तेमाल होता है, तब बहुत सारे चीज़ हैं
तो उसमें उनेच करको कन्फर्म से निश्चित तौर पर जो बोलने के दौरान जो इस्तेमाल होती हैं अल्फाज, तो ये अल्फाज अवधारणार्थक अव्यय के अल्फाज इस्तेमाल होती। तो अवधारणार्थक अव्यय का तो क्या और ये कब इस्तेमाल होती, दो भी बोली। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर इसमें कौन से वर्ड्स आती हैं, उदाहरणे एग्जाम्पल, अवने, अदुवे, नीने, ಅವಳೆ, ಅವರೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವೇ अवधारणार्थक अव्यय। तो आगे बोल रही है एग्जाम्पल तौर पर, मिसाल में उदाहरण का तो एग्जाम्पल जो अवधारणार्थक अव्यय के अल्फाज में कौन से आती, ಅವನೇ उनेच, अदुवे वो चीज़िच, नीने तुम्हेच, ಅವಳೆ वो लड़कीच, ಅವರೇ वो लोगांच इत्यादि वगैरह पदಗಳ अल्फाज के वर्ड के ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ आखिर में ए ಎಂಬ एक अने का अक्षरवे अल्फाज हुर्फ जो है आया तो वो अवधारणार्थक अव्यय में आता है, यानी एम्फेटिक सफिक्स में आता है। एक अने का आवाज़ आना, देखो अवनी का तो यहाँ पे ये आ रहा है, ओवल साउंड देखो लास्ट में स्वरा का साउंड क्या आता, अदुवे ये, नीने ये, ಅವಳೆ ये, ಅವರೇ ये करने का आ रहा है साउंड लास्ट में उस अल्फाज में, तो डायरेक्ट तुम्हें लिख सकते हो उन्हें अवधारणार्थक का अव्यय में आता है। तो ये सिंपल ट्रिक। तो अवधारणार्थक अव्यय का तो एक तो तुमने मालूम है निश्चित तौर पर जो एग्जैक्टली जो बताने वाले अल्फाज को जो है अवधारणार्थक अव्यय कर को बोलती। इन्हों बहुत सारे जब चीज़ हो एग्जैक्टली उनेच कर को बोलने के दौरान जो है इस अव्यय के अल्फाज को इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि ಅವನೇ उनेच, अदुवे वो चीज़िच, नीने तुम्हेच, ಅವಳೆ वो लड़कीच, ಅವರೇ वो लोगांच इत्यादि वगैरह वगैरह जो अल्फाज के आखिरी में ये करने का लेटर का आवाज़ निकला तो उसको अवधारणार्थक अव्यय बोलती। तो समझ में ना, तो अव्यय में इतने तमाम किस्से आती। तो पिछली क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा था अव्यय का तो क्या कर को, तो अव्यय में हम लोग सामान्य अव्यय या फिर सामान्यार्थक अव्यय इसके बारे में भी जाने, अनुकरण अव्यय का तो क्या इसके किस में जाने, इसके एग्जाम्पल्स जाने, यानी मिसाल के साथ जाने, और भावसूचक अव्यय का तो क्या और इसके मिसाल एग्जाम्पल्स को जाने। और आज हमें क्रियार्थक अव्यय का तो क्या और उसके मिसाल है संबंधार्थक अव्यय, और उसमें जिस तरह से संबंधार्थक अव्यय में वर्ड ऑर्डर यानी वर्ड का जो अरेंजमेंट होता है, वर्ड ग्रुपिंग होता है या फिर सेंटेंस का फ्रेम होता है, उस टाइम में कौन से अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल होती हैं वो जाने। उसके बाद जो है अवधारणार्थक अव्यय जो कि एम्फेटिक सफिक्स लेटर जो अल्फाज के आखिरी में ये कर को आ रहा है, एग्जैक्टली उनेच कर को माना देने वाले अल्फाज जो आती हैं उन्होंने अवधारणार्थक अव्यय में आती कर को जाने। तो आगे अब हमें जान रही पेज नंबर 56 में व्याकरण में पदगलु का तो क्या, सो यू नो दैट वर्ड्स कर को, तो इंग्लिश में उसको वर्ड्स बोलती। पदगलु का तो वर्ड्स यानी अल्फाज पदगलु वर्ड्स अल्फाज। तो इसमें अब हमें डेफिनेशन के साथ जानेंगे। ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಪದರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರವು ಪದವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಮನೆ, ಈ ತೋಟ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಆ, ಈ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। तो यहाँ पर क्या बोल रही, जो कि पदगलु का तो वर्ड्स अल्फाज है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रही है हमें जानेंगे। अक्षरಗಳನ್ನು हुर्फों को अर्थवत्तागी मीनिंगफुली माने के तहत जोड़िसिदागा, जब उसको जोड़ा जाए या उसको अरेंजमेंट किया जाए तो तब पदारचने आगुತ್ತದೆ, वर्ड बनता है, अल्फाज बनता है। अल्फाज कब बनता है, जब हुर्फों को माने के तहत ऑर्डरली जोड़ा जाएगा। हुर्फों को माने के तहत ऑर्डरली जोड़ को लिखा जाएगा तो तब जो है अल्फाज बनता है, यानी वर्ड बनता है। तो वर्ड का तो मालूम हुआ। नेक्स्ट किस तरह से बनता है, तो ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ में कभी कभी वंदे एक ही अक्षर एक ही उर्फ जो है, कभी कभी एक ही उर्फ जो है पदवेंदु एक अल्फाज वर्ड कर को भी ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, बुलाया जाता है। कन्नड़ा में कभी कभी ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ समटाइम्स वंदे अक्षर एक ही हर्फ को भी
ಪದವೆಂದು वर्ड करको बुलाया जाता है, ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. कभी कभी एक ही उर्फ को भी उसको वर्ड या अल्फाज करको बुलाया जाता है. उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर आ मने वो घर, ई तोटा ये बगीचा, इल्लिरुवा यहाँ पे रहने वाला आ ई, यहाँ पे रहने वाला आ ई, ಎಂಬ कने के हुर्फा अक्षरಗಳು, आ ई कने के जो हुर्फा पदगले अल्फाज इच्छु वर्ड्स जो हैं होकर ही आगिरुत्तवे. समझ में है ना. तो वर्ड्स पदगलु को तो क्या, और पदगलों में कभी कभी समटाइम्स जो है हुर्फन जो है कन्नड़ा में उन्हों एक वर्ड की तरह भी लिया जाता है. तो सबसे पहले पदगलु वर्ड्स अल्फाज जो कि हरफों को माने के तहत ऑर्डरली जोड़ा जाएगा तो वर्ड बनता है, एक अल्फाज बनता है. सो कभी कभी कन्नड़ा में जो है एक ही हुर्फ को जो है पदा कर को कंसिडर किया जाता है, वर्ड या अल्फाज कर को एक ही हुर्फ रहा तो भी बोला जाता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर देखो यहाँ फिर आ एक वर्ड होगा इन्हें मने, आ वो मने घर वो घर, ई तोटा ई ये तोटा, बगीचा ये बगीचा ये बगीचा, ई तोटा, इल्लिरुवा यहाँ पर रहने वाला आ ई कने के ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನೆ के ಹುರ್ಫಾ ಪದಗಳೇ ವರ್ಡಿಚ್ ಅಲ್ಫಾಜಿ जो है होकर ही ಆಗಿರುತ್ತವೆ. आगे जानेंगे. ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮೂಲ ಪದಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ದೇಶ ಪದ ಎಂತಲೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು अन्य देशीय पद ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. मतलब यहाँ बोल रही भाषे ಎಂಬುದು यानी लैंग्वेज करने का जो है, भाषे ಎಂಬುದು यानी लैंग्वेज करने का जो है, यानी एक ज़बान करने का जो है, निंता खड़ा हुआ पानी नवे नीरल्ला. एक ज़बान एक लैंग्वेज को तो उन्हें खड़ा हुआ पानी में, एक तरफ खड़ा हुआ पानी में, पॉन्ड में खड़ा रहता है ना, कभी अलग अलग जगहों पे रहता, वहाँ ठहर को रहता, नहीं मुँह नहीं होता. तो ज़बान या लैंग्वेज का तो एक तरफ ठहरा हुआ एक तरफ रुका हुआ पानी नवे उन्हें. तो आगे बोल रही अदु वो ज़बान एक लैंग्वेज जो है तन्ना संपर्क के अपने कांटेक्ट में, अपने जो है कांटेक्ट में यानी उसके जो है ताल्लुक में सिक्कुआ आने वाले ಬೇರೆ दूसरे ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ज़बान से या लैंग्वेज से भी ಪದಗಳನ್ನು वर्ड्स को स्वीकरिಸಿ एक्सेप्ट करको लेको ಬಳಸುತ್ತದೆ, इस्तेमाल किया जाता है. ಹಾಗಾಗಿ इस तरह से ಪ್ರತಿಯೊಂದು हर एक ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ज़बान में ಅದರದೇ ಆದ उसी का जो है ಮೂಲ ಪದಗಳು बुनियादी अल्फाज यानी रूट वर्ड्स, ಮೂಲ ಪದಗಳು को तो रूट वर्ड्स या बुनियादी अल्फाज जो हैं ಹಾಗೂ और ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ दूसरे ज़बान या लैंग्वेज से आए हुए ಬಂದ पदಗಳು अल्फाज भी रहती इरुत्तवे रहती. तो इसमें क्या बोल रही, भाषा के बारे में बोल रही. एक ज़बान में एक लैंग्वेज जो है उन्हें एक तरफ रुका हुआ टिका हुआ पानी नवे, वो यानी लैंग्वेज उसके ताल्लुक में आने वाले दूसरे ज़बान या लैंग्वेज के भी अल्फाज यानी वर्ड्स को उन्हों एक्सेप्ट करको इस्तेमाल करती, उसमें मिला लेती. उसी तरह इसलिए हर एक ज़बान में उसी के कुछ बुनियादी अल्फाज यानी रूट वर्ड्स और दूसरे ज़बान से आए हुए अल्फाज, उसी के बुनियादी अल्फाज यानी रूट वर्ड्स भी रहती और दूसरे ज़बान से आए हुए वर्ड्स भी रहती. तो यहाँ पर बहुत आसानी से बोल रही, तुम इतना समझना तो ज़बान एक लैंग्वेज को तो एक तरफ रुका हुआ टिका हुआ पानी नहीं, उसके ताल्लुक में जो भी ज़बान आती उसके अल्फाज को उन्हें अपने ज़बान में ले लेता है. इस तरह से क्या होता है, हर एक ज़बान कौन सा भी लैंग्वेज लो, कन्नड़ा इंग्लिश क्या संस्कृत कौन सा भी ज़बान लो, तुम्हें उस ज़बान के रूट वर्ड्स यानी बुनियादी अल्फाज रहती हैं, उसी के ख़ास वर्ड्स रहती हैं. ओके, दे आर बेसिकली दे आर प्योर कन्नड़ा वर्ड्स. फॉर एग्जांपल कन्नड़ा ले तो प्योर कन्नड़ा वर्ड्स रहती हैं
और उसी में दूसरे ज़बान के जो कांटेक्ट में आ गई तो उस तरह के अल्फाज के भी वर्ड उसमें आको जम गए रहती। कन्नड़ा में, कन्नड़ा के प्योर वर्ड्स नहीं, कन्नड़ा में बहुत सारे लैंग्वेज के भी ज़बान वर्ड्स आको ही, क्योंकि राफ्ता करने की वजह से, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स ही, कुछ जो है पर्शियन के लैंग्वेज के वर्ड्स ही, कुछ उर्दू के वर्ड्स ही, संस्कृत के ही, ऐसा अलग अलग ज़बान के वर्ड्स जो ही कन्नड़ा में आकर मिलकर ही उन्होंने कन्नड़ा की तरह इस्तेमाल हो रही। तो वो बताना चाह रही हैं स्वयं। आगे बोल रही, वंदु एक भाषೆಯ, एक ज़बान, एक लैंग्वेज का मूल पदಗಳನ್ನು, बेस वर्ड्स यानी बुनियादी वर्ड्स यानी रूट वर्ड्स को देश्य पद ಎಂತಲೂ, देश्य पद आकर को बोलती, यानी उस ज़बान के जो ओरिजिन, उसी ज़बान के जो है जो रूट वर्ड्स यानी बुनियादी अल्फाज जो ही उसी के उन्होंने दूसरे ज़बान से लेकर नहीं, तो उस तरह के अल्फाज को कन्नड़ा में देश्य पद बोलती। कन्नड़ा में फॉर एग्जांपल प्योर कन्नड़ा वर्ड रहता है, उन्हें दूसरे लैंग्वेज से या दूसरे ज़बान से वर्ड को नहीं लिख रहते, तो उस तरह के अल्फाज वर्ड्स को देश्य पद आकर को बोला जाता है कन्नड़ा ग्रामर में। तो ये आगे इंपॉर्टेंट तुम ना, देश्य और अन्य देश्य का तो क्या, यहाँ देश्य का तो समझ में आ गया ना। तो कन्नड़ा का एग्जाम्पल ये तुम्हें, कन्नड़ा के ही जो बुनियादी अल्फाज हैं दे आर प्योर कन्नड़ा वर्ड्स, तो उनको देश्य पद बोलती। और उसी तरह ಬೇರೆ दूसरे ಭಾಷೆಯಿಂದ, दूसरे ज़बान या लैंग्वेज से ಬಂದಿರುವ पदಗಳನ್ನು, आए हुए वर्ड्स को, दूसरे ज़बान या लैंग्वेज से आए हुए वर्ड्स जो रहती उनको अन्य देश्य, उनको क्या बोलती, अन्य देश्य पद वर्ड करको ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ करको बुलाया जाता है। यानी एक ज़बान के जो बुनियादी वर्ड रहती दे आर रूट वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी उसी के जो है प्योर वर्ड रहती एक ज़बान के, तो उन वर्ड को देश्य पद बोलती। और कुछ वर्ड ही जैसे कि मैं बोला राफ्ता करने की वजह से, हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की वजह से हमारे इर्द गिर्द दूसरे दूसरे ज़बान बात करने वाले रहती हैं, तो उनके ज़बान के लैंग्वेज ले लेकर को हमारे ज़बान में मिला ले को एज ए वो ज़बान के तक। फॉर एग्जांपल कन्नड़ा में हमें दूसरे दूसरे ज़बान के लैंग्वेज ले लेकर को कन्नड़ा के सका इस्तेमाल करते रहती हैं, तो उस तरह के वर्ड्स को अन्य देश्य बोलती। दे आर नॉट बुनियादी वर्ड्स, उन्होंने बेसिकली रूट कन्नड़ा के वर्ड्स नहीं रहते। जैसा कि यहाँ अंग्रेज़ को रूल करे, कुछ वर्ड्स हमें अंग्रेज़ों के साथ डील करते करते तो हमें उनके वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को कन्नड़ा में इस्तेमाल कर रही, बट दे आर नॉट कन्नड़ा वर्ड्स, प्योर कन्नड़ा वर्ड्स, दे आर नॉट देश्य पदಗಳು। तो उन्होंने आती अन्य देश्य पदಗಳು, यानी दूसरे ज़बान के वर्ड्स को हमारे ज़बान के वर्ड्स के सका इस्तेमाल करे तो वो अन्य देश्य। तो समझ में आया ना। यहाँ तुम्हें यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट गौर करना क्या कहते हो, देश्य पद और अन्य देश्य पद का तो क्या। तो देश्य पद का तो उसी एक ज़बान के जो बुनियादी अल्फाज रूट वर्ड्स रहती हैं उनको देश्य पद बोलती हैं, और अन्य देश्य का तो दूसरे ज़बान से जो आए हुए अल्फाज को किसी भी ज़बान में इस्तेमाल करते रहते हो तो उनको अन्य देश्य पद बोलती हैं। तो यहाँ पे भाषा ज़बान में बोलते बोलते वर्ड्स में कौन से देश्य पद और कौन से अन्य देश्य पद बोल रही, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर करना इसके बारे में तुम्हें। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रही ज़बान जो है, एक लैंग्वेज जो है रुका हुआ टिका हुआ पानी न है, वो अपने कांटेक्ट में जो जो आती दूसरे दूसरे ज़बानों के जो वर्ड्स को भी जो है एक्सेप्ट कर को इस्तेमाल होती। तो इस तरह से हर एक ज़बान लैंग्वेज में उसी के जो है ख़ास कुछ बुनियादी वर्ड्स रूट वर्ड्स होती हैं और दूसरे ज़बान से आए हुए वर्ड्स भी उसमें रहती। तो एक ज़बान की जो है बुनियादी वर्ड्स या रूट वर्ड्स जो रहती हैं उनको देश्य पद कर को बोलती हैं, दे आर प्योर दैट वर्ड लैंग्वेज वर्ड्स। और दूसरे ज़बान के आए हुए वर्ड्स को उस ज़बान के वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करती हैं, उनको बोलती है अन्य देश्य पद। तो मिसाल के तौर पर कन्नड़ा के जो प्योर वर्ड्स ही उन्होंने देश्य पद, कन्नड़ा में दूसरे ज़बान के लिए कन्नड़ा की तरह इस्तेमाल कर रही ना, उन्होंने अन्य देश्य पद होता। नेक्स्ट क्या है, उसी का कंटिन्यू बोल रही देश्य पद और अन्य देशीय पद के बारे में। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಪದಗಳು ದೇಶ್ಯ ಪದಗಳೆನಿಸಿವೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪಾರ್ಸಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ। तो ये यहाँ पे क्या बोल रही हैं, ज़रा गौर करो। कन्नड़दल्लिरुवा, कन्नड़ा में रहने वाले मूल पदಗಳು जो बुनियादी वर्ड्स हैं यानी रूट वर्ड्स जो हैं उनको
देश्य पदगಳೆನಿಸಿವೆ, उनको देश्य पद बोलती। कन्नड़ा में रहने वाले जो बुनियादी वर्ड ही या रूट वर्ड ही उनको देश्य पद करके बोलती। और उसी तरह कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ा में अगर संस्कृत एक ज़बान, संस्कृत का ज़बान का या फिर पारसी ज़बान का या पोर्चुगीज़ ज़बान का, नहीं लैंग्वेज, ज़बान का तो लैंग्वेज का, या फिर इंग्लिश ज़बान या लैंग्वेज का या उर्दू ज़बान या लैंग्वेज का वगैरह वगैरह इत्यादि भाषೆಗಳಿಂದಲೂ, इत्यादि लैंग्वेजेस से, वगैरह वगैरह लैंग्वेजों से भी या फिर ज़बानों से भी साकष्टु बहुत सारे अल्फाजों को, पदगलु, वर्ड्स को जो है आकर ही, तो कन्नड़ा में बोल रही, कन्नड़ा में रहने वाले जो रूट वर्ड्स ही, बुनियादी अल्फाज ही उनको देश्य पदा बोलती। उसी तरह कन्नड़ा में संस्कृत के, संस्कृत ज़बान के, पारसी ज़बान के, पोर्चुगीज़ ज़बान के, इंग्लिश और उर्दू ज़बान के वगैरह वगैरह, इसके नाम तो दूसरे ज़बान के भी बहुत सारे वर्ड्स आपको कन्नड़ा में मिल गई। ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ತದ್ಭವ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ। तो यहाँ बोल रही इवुಗಳಲ್ಲಿ, इनमें से, जैसा कन्नड़ा में संस्कृत, पारसी, पोर्चुगीज, इंग्लिश, उर्दू के ज़बान के आपको वर्ड्स जमगी, बोल रही कन्नड़ा में आपको, इनमें से, इवुಗಳಲ್ಲಿ, इनमें से, ये ज़बान के लैंग्वेजों में से संस्कृतದಿಂದ, संस्कृत के ज़बान या लैंग्वेज से ಬಂದಿರುವ आए हुए वर्ड्स को, अल्फाज को, पदಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, छोड़कर, संस्कृत से आए हुए अल्फाजों को छोड़कर उड़िदा भाषೆಗಳಿಂದ, दूसरे ज़बान या लैंग्वेज से ಬಂದಿರುವ आए हुए वर्ड्स को, पदಗಳನ್ನು, आए हुए वर्ड्स को अन्य देशीय, अन्य देशीय के अल्फाज, वर्ड्स, अन्य देशीय पदगಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। यानी इनमें से, जैसा ऊपर में बताया लैंग्वेजेस से ज़बान, उनमें से संस्कृत से आए हुए अल्फाज को छोड़कर दूसरे ज़बान से, पारसी के, पोर्चुगीज़ के, इंग्लिश के, उर्दू से आए हुए ज़बान के वर्ड्स को अन्य देशिया बोलती हैं। संस्कृत के एक ज़बान को छोड़कर, तो संस्कृत से आए हुए अल्फाज को क्या बोलती हैं, अब वो जानेंगे। अगर संस्कृत के अल्फाज कन्नड़ा में आकर है तो संस्कृतದಿಂದ, संस्कृत से, संस्कृत के ज़बान या लैंग्वेज से ಬಂದಿರುವ आए हुए पदಗಳನ್ನು, अल्फाज, वर्ड्स को तद्भव, यानी तद्भव, तत् का तो संस्कृत, भवा का तो हुट्टिदा, पैदा हुआ, संस्कृत से पैदा हुआ, यंतलु कर को बुलाया जाता है। तो अगर उन्हें संस्कृत ज़बान के वर्ड कन्नड़ा में आकर तो उनको अन्य देशिया बोलते नहीं, उनको बोलती तद्भवा। अंडरस्टैंड? अगर संस्कृत के छोड़कर अगर उन्हें किसी भी ज़बान से आओ, पारसी, पोर्चुगीज़, उर्दू, इंग्लिश, तो उनको अन्य देशिया बोलती। अगर संस्कृत से आकर तो उसे तद्भवा बोलती। सो अवुಗಳ ಬಗ್ಗೆ, उनके बारे में हमें जानेंगे, तो उनके बारे में जानेंगे कर को बोल रही। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में अव्ययಗಳು का किस्म जो है क्रियार्थक अव्यय, संबंधार्थक अव्यय और अवधारणार्थक अव्यय, अव्यय के वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हम ना टेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेटेड इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करें हमें। उसके बाद वर्ड्स का तो क्या, वर्ड कैसा फ्रेम होता, और कभी कभी वर्ड्स में कुछ उर्फान जो है वर्ड की तरह उन्होंने रिएक्ट करती, तो वैसे कौन से अल्फाज, कौन से उर्फान करको मैं वो भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया। बाद में एक लैंग्वेज जो है, कौन सा भी ज़बान जो है खड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी नवे, उसके जो भी कॉन्टेक्ट में आती, दूसरे दूसरे ज़बान के जो कॉन्टेक्ट आती, तो उससे क्या क्या होता है, तो उसमें किस तरह से पदगलों में दो हिस्से आती, यानी वर्ड्स में दो किस्में आती हैं, एक देशिया और एक अन्य देशिया। देशिया का तो कन्नड़ा के जो रूट वर्ड्स हैं, बुनियादी अल्फाज ही उनको, यानी प्योर कन्नड़ा वर्ड्स हैं, तो उनको देशिया पदा बोलती। अगर कन्नड़ा में संस्कृत, पारसी, पोर्चुगीज़, इंग्लिश, उर्दू इस तरह के ज़बान के भी वर्ड्स को कन्नड़ा में जुड़ गई, उनमें संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत के ज़बान के अल्फाज को छोड़कर दूसरे कौन से भी ज़बान के जो अल्फाज या वर्ड्स हैं अगर उन्होंने कन्नड़ा में आए हैं तो उनको अन्य देशिया बोलती। अगर संस्कृत से आए हुए अल्फाज कन्नड़ा में आको जम को ही तो उनको तद्भवा बोलती। तो यहाँ तक मैं कर रहा हूँ इस क्लास में। आगे क्लास में और भी डिटेल्स हमें देशिया पदगलु का तो क्या, देशिया पदगलु कन्नड़ा के कौन से आती, प्योर कन्नड़ा वर्ड्स,
ओके, उसके बाद कुछ जो है हमें तद्भव के दूसरे ज़बान के कौन से वर्ड्स लेको ही, और तत्सम तद्भव जो कि संस्कृत से आए हुए ज़बान के वर्ड्स, ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले नेक्स्ट व्याकरण के पार्ट में हमें जो है जानेंगे।